हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। हमारे टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सेल, और सेल को लगभग हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो पढ़ना बाकी थे, तो उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम आज की इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से उन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो उनमें से हम लोगों ने दो ऑर्गेनेल्स की बात डिटेल में कर दी थी, जिसमें पहला हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमने पढ़ा था हरित लवक। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, तो उसमें हम ले लेते हैं गोल्जी बॉडी। तो तीसरा हमारा हेडिंग हो जाएगी गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। अब सबसे पहले यदि हम बात करें गोल्जी काय की, तो गोल्जी काय की खोज इसके नाम पर ही एक वैज्ञानिक है जिसको बोलते हैं कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में किसकी खोज की थी? गोल्जी काय की खोज की थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं खोज में कैमिलो गोल्जी। और कहां पर की थी? तो इन्होंने की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। फिर यदि हम बात करें कि गोल्जी बॉडी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो वहां पर हम बात करें तो अभी जो रीट का पेपर हुआ था 26 सितंबर को, उसमें रीट लेवल 2 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा अंग है, सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें दो सतह पाई जाती हैं। दो सतह पाई जाती हैं, तो उस ऑर्गेनेल का नाम है गोल्जी बॉडी। उसमें से एक को हम बोलते हैं सिस सतह और एक को हम बोलते हैं ट्रांस सतह। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें दो सतह होती हैं, एक को हम बोलते हैं सिस और एक को हम बोलते हैं ट्रांस। और यदि आप देखोगे डायग्राम के अंदर, तो गोल्जी बॉडी की संरचना कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। बहुत सारी इसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो यहाँ पर दो फेस है इसके अंदर, सिस और ट्रांस। फिर यदि हम इसके कार्य की बात करें, तो गोल्जी बॉडी का कार्य जो है ये करता है पदार्थों की पैकेजिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि पदार्थों का परिवहन। सेल में जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि परिवहन का कार्य गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। और यदि हम बात करें आगे, तो जो मेल गेमिट होता है स्पर्म, तो स्पर्म की संरचना में जो सबसे आगे वाला भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोशिका में पदार्थों का परिवहन, इसके अलावा हम बात करें तो हो जाएगा लाइसोसोम का निर्माण करना। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है?
गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो वैसे तो जनरली मैंने देखा है कि जो जनरल साइंस वाले कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें गोल्जी का ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फोर्थ लाइसोसोम। अब इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, सुसाइडल बेग किसको बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं लाइसोसोम को। अब इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना होता है, परिवहन करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो उसके पहले पदार्थों की अपने को पैकिंग करनी होती है। हम भी जैसे सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं ताकि आसानी से पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। तो जब पदार्थों में पैकेजिंग का कार्य होता है तो हम ये क्या करते हैं कि मतलब कुछ जैसे कचरा वाली चीजें होती है तो उनको एक अलग से बैग में पैक कर देते हैं। तो सेल में भी ऐसे ही होता है। जैसे सेल में जब पदार्थों की पैकेजिंग चल रही होती है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, वो सारे के सारे एक ही बैग के अंदर पैक हो जाते हैं। जो क्या करते हैं ऐसी परिस्थितियों में स्टारवेशन बोलते हैं, भूखमरिया, यानी कि जब ये ऑर्गेनल अपने ही ऑर्गन को पहचानना मतलब की कैपेसिटी इनमें खत्म हो जाती है तो फिर ये अपने ही अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है या जो अन्य ऑर्गेनल्स है उनको क्या कर देता है, खत्म करने लग जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, यानी कि ये स्वयं के ऑर्गेनल को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसमें हम 2-3 पॉइंट ही नोट करेंगे। तो इसकी यदि खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी डी डुए नामक वैज्ञानिक ने। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जिकाय करता है। तो निर्माण गोल्जिकाय के द्वारा होता है। फिर यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये जो जल अपघटनीय एंजाइम है ये अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एसिडिक मीडियम में ये कार्य करते हैं। अब इसको हम आत्मघाती थैली क्यों बोल रहे हैं, इसका पूरा रीजन मैं आपको पहले भी समझा दिया, वापस से बता देती हूँ कि कभी कभी लाइसोसोम जो है वो अपने ही खुद के ऑर्गेनेल्स को नहीं पहचान पाता है और वो इनको दूसरों के ऑर्गेनेल समझ के इनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कोशिका की आत्मघाती थैली। सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। तो बस ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लाइसोसोम से, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी
अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले तो बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। तो सबसे पहले बात आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। तो खोज हो जाएगी पोर्टर वैज्ञानिक के द्वारा। फिर मैंने अभी बताया था कि कोशिका में भी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनको पैकिंग की जरूरत होती है। तो पदार्थों में पैकेजिंग का कार्य जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो नेक्स्ट हो जाएगा पदार्थों की पैकेजिंग का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। यदि हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती हैं, केंद्रक झिल्ली से लगाकर कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोशिका का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। तो जैसे यहाँ पर हमारी ये कोशिका है, इसको हम मान रहे हैं कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आपका केंद्रक हो जाएगा बीचों बीच। यदि हम यूकेरियोटिक सेल की बात करेंगे तो, और वैसे भी ये सारे ऑर्गेनेल जो है वो यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ये जो है केंद्रक झिल्ली से लगाकर कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये केंद्रक की बाहरी झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक विस्तृत होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कोशिका का अंतःकंकाल। कोशिका का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। फिर यदि हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है, क्योंकि इसकी कुछ सतह पर, कुछ सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और कुछ पर राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंस होती है उनकी। तो जैसे यहाँ पर राइबोसोम लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर हम टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप की है। एक हो जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी हो जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ और ये हो जाएगी स्मूथ, और ये आज से आपको पता ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ हमने किसको बोला, जिस पर राइबोसोम उपस्थित हैं, तो इन पर राइबोसोम उपस्थित होंगे।
और इनका कार्य होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम भी क्या हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और यदि हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, तो अनुपस्थित होने के कारण ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करके किसका निर्माण करता है, ये लिपिड का संश्लेषण करता है, वसा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिपिड या वसा का संश्लेषण। तो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम की। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राइबोसोम। तो अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। तो 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है राइबोसोम के बारे में, और यहाँ से पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले यदि हम खोज की बात करें तो खोज की थी पेलार्डे नामक वैज्ञानिक ने। पेलार्डे वैज्ञानिक ने कुछ काम नहीं, कहाँ से, लेकिन अभी तो मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी ना। तो मैं जाऊंगी इंटरवल को, तो यहाँ से लाके दे दूंगी फिर, ठीक है। कितने लाना है, 6 यहाँ रख देना, मैं ले लूंगी। 7 ना, 6 ठीक है। समोसे ठीक है। यस, तो हम बात कर रहे थे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम की खोज की थी पेलार्डे नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए हम राइबोसोम को बोलते हैं पेलार्डे कण। पेलार्डे कण। और मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम है ये क्या होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है, एकमात्र ऐसा कोशिकांग जिसके झिल्ली नहीं पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं इसके कार्य की, तो इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन निर्माण करना, और प्रोटीन जो है इसका निर्माण करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिकीय ईंधन के रूप में। कौन काम करता है, तो वो भी राइबोसोम करता है। तो कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। इतनी चीजें याद रखनी है। खोज पेलार्डे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन सा ऑर्गेनेल काम करता है, तो आपको आंसर देना है राइबोसोम। फिर यदि एक और पॉइंट की हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक
दोनों प्रकार की सेल में होता है। और यदि हम बात करें सो गाइस हम पढ़ रहे थे राइबोसोम के बारे में, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। राइबोसोम को मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा के फिर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तारककाई सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम के अंदर हमने देखा था कि राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने, और इसीलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पेलाडे पार्टिकल बोलते हैं, पेलाडे के कण बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको राइबोसोम में ये बताया था कि राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो झिल्ली रहित होता है। इसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो झिल्ली रहित कोशिकांग है। और फिर मैंने नेक्स्ट उसमें बताया था कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, सेल्यूलर फ्यूल की तरह काम करता है। इसीलिए हम कोशिका का इंजन या ईंधन जो है वो किस सेल ऑर्गेनेल को जानते हैं, तो उसको भी हम राइबोसोम को ही जानते हैं। और फिर यदि हम नेक्स्ट बात करें राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। अब यदि मैं आगे और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम के अंदर दो यूनिट होती है, जिसमें एक होती है बड़ी उप-इकाई और एक होती है छोटी उप-इकाई। और यहाँ पर ये दोनों जो उप-इकाइयां हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं मैग्नीशियम धातु के द्वारा, या मैग्नीशियम के बंधु के द्वारा बंधी हुई होती हैं। और यहाँ पर इसमें लगा हुआ होता है mRNA, और ये mRNA जो है इसके ऊपर बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और यहीं पर अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये हमें याद रखना है राइबोसोम के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात करते हैं, उसका नाम है तारककाई सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा तारककाई सेंट्रोसोम। तो यदि हम सेंट्रोसोम की बात करें, तो सेंट्रोसोम जो है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में पाया जाता है, और ये संख्या में दो होते हैं जिनको हम सेंट्रल बोलते हैं, और वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। अब यहाँ पर अगर तारककाई से क्वेश्चन बनने की संभावना हम कहें तो ये बन सकता है कि कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल सहायता करता है, तो उसका नाम हो जाएगा तारककाई। क्योंकि जब कोशिका विभाजित होती है तो वहां पर बनते हैं स्पिंडल फाइबर, जिसको हम बोलते हैं तर्कु तंतु, और तर्कु तंतुओं का निर्माण का जो कार्य है वो कौन करता है, तारककाई करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं। और यदि हम खोज की बात करें तो तारककाई की खोज जो है वो बोवेरी ने की थी, और ये केंद्र के पास में ही होता है। केंद्र के पास स्थित होता है, केंद्र के पास स्थित होता है। और ये इसमें क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, जो एक दूसरे से समकोण बनाते हैं। और यदि हम नेक्स्ट बात करें तो इसका मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करना,
तर्कुतंतु, स्पिंडल फाइबर बोल सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो हम जब तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं तब उसमें हम बोलते हैं कि जो न्यूरॉन होती हैं, जो तंत्रिका सेल होती हैं, उसमें तारकाय नहीं पाया जाता है, इसीलिए तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में तारकाय नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये कोशिका विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती हैं। तो तारकाय के बारे में आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट दो छोटे छोटे ऑर्गेनेल की बात करें तो उनको हम बोलते हैं, एक तो होता है पक्षमाप सीलिया और दूसरा होता है कसाप जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। और ये क्या होती है, हेयर नुमा स्ट्रक्चर होती है जो विभिन्न शरीर के अलग अलग भागों में पाई जाती हैं और जहाँ पर भी मूवमेंट की जरूरत होती है बॉडी के अंदर कहीं पर भी, तो वहाँ पर ये ऑर्गेनेल जो होते हैं ये काम करते हैं, गति में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पक्षमाप एवं कसाब, पक्षमाप एवं कसाब, सीलिया एवं फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। और ये जो होते हैं ये गति में सहायक होते हैं, मूवमेंट में सहायक होते हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में, जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल भी है और जो कोशिका की सारी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है, तो उसको हम पढ़ते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी न्यूक्लियस। तो हम हेडिंग लगा देते हैं हमारी केंद्रक। न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने फैक्ट के अंदर भी बात की थी कि न्यूक्लियस की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल भी है जिसके चारों तरफ 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। तो ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और धागेनुमा संरचना भी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो पॉइंट्स नोट करते हैं इसके बारे में। यदि मैं इसकी एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो न्यूक्लियस की, ओनली न्यूक्लियस की बना रही हूं मैं यहाँ पर, ये इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन्स होती है इसके चारों तरफ, और यहाँ पर न्यूक्लियस 4 होते हैं, और यहाँ पर एक पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म,
और यहाँ पर धागेनुमा संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, और ये हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन, यानी कि डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है। और यहाँ पर होते हैं केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियस पोर, और अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पर ये जो धागेनुमा संरचनाएं हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। केंद्रक द्रव्य में जो धागे के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन में ही जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्या होती हैं, संघनित होती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, और संघनित होकर ये किसका निर्माण करती हैं, गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। तो क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ तक आई होप चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इसमें एक और भी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका अलग है, केंद्रक में एक संरचना होती है जिसको हम केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको हम। और ये जो न्यूक्लियोलस है ये आरआरएनए का निर्माण करती है, और ये आरआरएनए जो है ये किसका निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस तरीके से सारी क्रियाएं जो है वो कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि केंद्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक जो था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 में आर्किड नामक पौधों की जड़ों में। और ये जो केंद्रक है ये कैसा होता है, तो ये होता है दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ। और यदि हम नेक्स्ट बात करें तो ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा। और कोशिका का नियंत्रण और समन्वय कौन होता है, केंद्रक होता है। तो कोशिका का कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर। अब ज्यादातर जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन हमारी जो आरबीसी है, हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है।
अब हमने बोला कि भाई केंद्रक जो होता है ये कोशिका का नियंत्रण करता है, समन्वयक होता है। तो ये कैसे करता है, इसकी हम थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हमें पता है कि इस केंद्रक द्रव्य में क्या है, क्रोमेटिन है। और जब क्रोमेटिन कंडेंस होती है, संघनित होगी कोशिका विभाजन के समय, तो ये किसका निर्माण करेगी, ये गुणसूत्रों का निर्माण करेगी। और गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। डीएनए का नाम आपने सुना होगा। तो ये डीएनए सारा जो खेल होता है यहाँ पर वो किसका होता है, डीएनए का होता है। तो हमारे पास हमारा जो केंद्रक है इसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का नाम मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। अब दोस्तों इस डीएनए की बहुत ही कमाल की बात है कि ये अपनी फोटोकॉपी, अपनी प्रतिलिपि खुद बना सकता है, जिस क्षमता को हम बोलते हैं प्रतिलिपिकरण, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर डीएनए जो है वो अपना खुद का डीएनए बना सकता है, डीएनए से डीएनए, इसको हम बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसके अलावा इस डीएनए में एक और क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा डीएनए जो है वो आरएनए बना सकता है, और उस आरएनए को हम बोलते हैं एमआरएनए। और डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं अनुलेखन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा डीएनए से डीएनए भी बना सकता है, हमारा डीएनए जो है वो डीएनए से एमआरएनए भी बना सकता है, मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। अब इस एमआरएनए में एक और कैपेसिटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण। तो एमआरएनए क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। अब एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन बोल सकते हैं इसको अपन। अनुवादन। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है ये किसकी तरह काम करती है, ये काम करती है एंजाइम्स की तरह। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो किसके तरह काम करते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही किसकी तरह काम कर रही है, एंजाइम की तरह काम कर रही है। और गाइज आप सबको पता है कि हमारे शरीर में जो ज्यादातर क्रियाएं होती हैं वो किसके नियंत्रण में होती है, एंजाइम्स के कंट्रोल में होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे कोशिका का नियंत्रण और समन्वय कौन होता है, केंद्रक होता है। वो इस तरीके से होता है, डीएनए से डीएनए बना सकता है, डीएनए से एमआरएनए बना सकता है, और एमआरएनए से वो प्रोटीन बना सकता है। और प्रोटीन किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। तो ये प्रोटीन जो है ये प्रोटीन किसकी तरह काम करती है, एंजाइम की तरह काम करती है। तो आई होप केंद्रक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सेल, कोशिका, जो सबसे बेसिक टॉपिक है। हमें साइंस, जनरल साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें हमारे जो बहुत सारे बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर करता है। और आगे जो हम चीज़ें, जैसे हम टिश्यूज़ पढ़ते हैं, हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स, टिश्यूज़ वगैरह पढ़ने से पहले हमें ये बेसिक जानकारी होना जरूरी है
तो हमने सेल को इस तरीके से पूरा समझते हुए कंप्लीट किया। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।